हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हमारे साथ बात करने के लिए हैं एडवोकेट सीमा समृद्धि, जो निर्भया केस को न सिर्फ हाई कोर्ट बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ा था और उस सभी आरोपियों को फांसी की सजा तक पहुंचाया था। सीमा जी, आज हाथरस की घटना आपके सामने है। उत्तर प्रदेश में बलरामपुर में एक घटना घटित हो गई ऐसे ही एक बच्ची के साथ। इन घटनाओं को लेकर क्या कहेंगी और क्या इस केस को लेकर आपके मन में कोई प्लान है? देखिए, इस केस को लेकर के तो मेरा बताऊं यही प्लान है कि पहले से भी इस केस को मैं फॉलो कर रही थी। जो भी इसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, सीओ हैं, जिसका नाम ब्रह्म सिंह है, लक्ष्मण है, जो एसएचओ, इन सबसे मैं कांटेक्ट में थी कि आपने अभी तक 376D सेक्शन क्यों नहीं लगाया, जो गैंग रेप का सेक्शन है। आज उनके ब्रदर से भी बात हुई है, मनीषा जो बेटी जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनसे भी बात हुई है। 2 दिन पहले उनके परिवार के साथ भी बात हुई थी, लेकिन उनका ये कहना था कि मैडम आप यहाँ आइए, हम बात करते हैं सामने। तो मैं अपनी तरफ से श्योर हूँ कि मैं इस केस को हैंडल करूँगी, बट उनके परिवार से मिलना मेरा ज़रूरी है। लेकिन सर, बात ये है कि हम कितनी बेटियों के केस लड़ेंगे, हम या और भी कोई वकील। ये केस लड़ने तक तो चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए। बेटियां बच्चे कैसे सुरक्षित कैसे रहें, इस पर सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और बेटियां तब तक सुरक्षित नहीं हो सकती कि जो क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं उनका सही टाइम पे फास्ट ट्रैक कन्विक्शन नहीं होगा। क्योंकि निर्भया केस 2012 में जब हुआ, निर्भया के साथ जो दरिंदगी हुई, इतने सारे कानूनों में आपने बदलाव किए, बर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस आए, आईपीसी में बदलाव हुआ, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एंड पोक्सो एक्ट, लेकिन ग्राउंड पे मैं कहूंगी कि जीरो है इम्प्लीमेंटेशन, उनका इन्फोर्समेंट जीरो है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर आपने 1-2 केस में, वो भी 8-10 साल बाद, किसी को पनिशमेंट दे भी दिया, तो उसका जो पर्पज है डिटरेंस पैदा करना, वो तो आ ही नहीं रहा है समाज में। और इसीलिए 4 लोगों की हैंगिंग होने के बावजूद भी लगातार ऐसे केस हो रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बदलाव आए। और दूसरा, मेरा जो अपना ओपिनियन है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री या जो भी गवर्नमेंट आती है, नए नए तरीके के इम्प्लीमेंटेशन कानून लाते हैं, क्या हर डिस्ट्रिक्ट में इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी फिक्स नहीं की जा सकती है, जो उस डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े ऑफिसर्स माने जाएंगे, जिनमें डीएम हो गए, एसडीएम हो गए, एसएचओ हो गए, एसपी हो गए, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, या एमएलए हैं। अगर इनकी लायबिलिटी फिक्स की जाए, क्योंकि हमारे पावर का डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, तो जब इनके पास भी उस पर्टिकुलर छोटे एरिया का पावर है, तो क्यों नहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी फिक्स की जाए कि अगर उस एरिया में कोई भी क्राइम होता है बेटी के अगेंस्ट, तो ये लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे और इनको पद से हटाया जाएगा, टर्मिनेट किया जाएगा। जब तक सर ये चीजें फिक्स नहीं होंगी और कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, तब तक बहुत मुश्किल है हमारे देश की बेटियों को सुरक्षित कर पाना। जी, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रही हैं, लायबिलिटी की बात कर रही हैं, लेकिन यहाँ तो एक बेटी की डेथ हो जाती है, परिवार के लोगों को उनका शव तक नहीं दिया जाता। आपने देखा होगा वीडियो, किस तरह से ऑयल छिड़क कर उनका जो दाह संस्कार किया गया, जो हाथरस घटना में। तो ऐसे में इन अधिकारियों के लिए, इन पुलिस वालों से आप कैसे उम्मीद कर सकती हैं? सर देखिए, हमारे देश के अंदर जिंदा बेटी के ऊपर तेजाब फेंका जाता है, और जो बेटी जो कि सिस्टम की नेग्लिजेंसी के वजह से डेथ कर गई, उसके साथ इतना हीनियस क्राइम हुआ, उसको हमारा सिस्टम पेट्रोल डाल करके जला रहा है। ये बेटियों के प्रति इतनी असंवेदनशीलता है। और मेरा मानना है कि योगी आदित्यनाथ जी को, जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। हर व्यक्ति को ये अधिकार है उसके जीवित रहते डिग्निफाइड तरीके से वो अपनी लाइफ जिए, और अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो जिस धर्म से बिलोंग करता है उस धर्म के तहत उसका अंतिम संस्कार किया जाए। हिंदू धर्म में तो रात में अंतिम संस्कार का कोई प्रावधान ही नहीं जा सकता है। और ऐसी क्या जल्दबाजी थी? अगर उनका एक्सक्यूज है, मैंने देखा दिल्ली जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस के सीनियर ऑफिसर हैं, उनका कहना है कि नहीं, बॉडी खराब हो रही थी। आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? हमारे कंट्री के अंदर 5 दिन तक डेड बॉडी रखी गई है प्रिजर्व करके। क्या आपके पास वो मशीनरी नहीं है? क्या आपके पास वैसा सिस्टम नहीं है? जबकि उस बेटी की माँ का दर्द आप सब देखिए, हम लोग देखेंगे। क्या उनका ये अधिकार नहीं था? एक तो दरिंदों ने उन बच्ची का जीवन छीना, आपने तो उनकी माँ का, उस बेटी का सारे अधिकार ही छीन लिए, और उसको जिंदा आपने अंतिम संस्कार नहीं किया, उसको आपने फूंका, जलाया जाकर के। ये क्राइम किया है पुलिस ने। तो इस पर एक्शन लेना बहुत जरूरी है, और देश की बेटियों के प्रति संवेदनशील होना सबको पड़ेगा, क्योंकि ये
देश की 49% आबादी के सुरक्षा, उनकी स्वतंत्रता, उनकी डिग्निटी का सवाल है, जिस पर आज तक मेरे देश में किसी भी गवर्नमेंट ने कभी भी इस लेवल पर इनिशिएटिव नहीं लिया कि उस देश की बेटियों को सुरक्षित कैसे किया जाए। उनके अंदर अगर टैलेंट है तो उस टैलेंट का वो कैसे यूज करें, क्योंकि आप कहते हो आप विश्वगुरु भारत को बनाओगे, देश की 49% आबादी आज अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए मर रही है, रोड पर मारा जा रहा है, स्कूल कॉलेज में रेप हो रहे हैं, किसी भी जगह बेटी सुरक्षित नहीं है, और बसेज में रेप हो रहे हैं, हमारे देश की राजधानी में रेप हो रहे हैं। तो जब तक आप 49% आबादी को सुरक्षित नहीं करेंगे, एक तो समृद्ध भारत की कल्पना छोड़ दीजिए, क्योंकि 49% आबादी किसी कंट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है जो हर चीज में कंट्रीब्यूट कर सकती, चाहे आपकी पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो, और इसीलिए आप पीछे हैं, क्योंकि इस आबादी को तो आपने इनसिक्योर कर रखा है। तो मेरी हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि आपको लोग सुनते हैं, योगी आदित्यनाथ जी, जो जहां पर जिस स्टेट में चीफ मिनिस्टर है, आप लोग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से डिसीजन लेकर के कलेक्टिवली एक मीटिंग कीजिए और फिर निर्धारित कीजिए कि आप अपने देश की बेटियों को कैसे सिक्योर करेंगे, कैसे लॉ मेकिंग होगा, कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा, कैसे नई प्लानिंग के तहत आप स्ट्रेटजी बना करके काम करेंगे। ये तो करना पड़ेगा कंट्री में, नहीं तो आप अपनी देश की बेटियों को इसी तरीके से रेप होते, जलते, पेट्रोल डाल के जलाना, यही सब देखेंगे। आप हाथरस जाने का भी कोई आपका प्लान है? मैं अभी हाथरस ही जा रही हूँ सर, आपसे बात हुई तो मैं रास्ते में 2 मिनट के लिए आपके पास आ गई कि आपने कहा बात करनी है। मैं हाथरस के लिए ही जा रही हूँ और हमारे साथ 2-3 हमारे साथी एडवोकेट भी हैं, तो मैं उस परिवार से मिलूंगी और मनीषा के परिवार से मिलूंगी, और हमारी पूरी कोशिश है कि उनके लिए जो बेस्ट एफर्ट हो सकता है मैं लगाऊंगी, चाहे वो लीगल हेल्प हो, एडवोकेसी करना हो इस केस में, या अदर जो भी सपोर्ट हो सकता मैं करूंगी। वहाँ तो कंटेनमेंट जोन, पूरे गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है, किसी को परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसे में कैसे मिल पाएंगे? देखिए, हमारी सीओ से बात हुई थी और सीओ से मैं परमिशन लूंगी। मैंने उनको 13 तारीख को भी बात की थी और मैंने कहा था कि मैं वहां आऊंगी, तो मेरी सीओ से बात हुई है और आई थिंक मुझे नहीं लगता कि वो रोकेंगे। तो इंडिविजुअली हम 2 लोग तो जा सकते हैं, क्योंकि वहां कर्फ्यू जैसा अभी स्थिति अगर हो भी तो उसका प्रोविजन है, 4 लोग से ज्यादा एक साथ नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम इंडिविजुअल अकेले तो हम जा ही सकते हैं और ये जाएंगे। हमें मतलब फिर तो मैं यही सवाल खड़ा करूंगी कि बेटी को आप मारो, आपका लॉ एंड ऑर्डर फेल होगा, उस बेटी को बचा नहीं सकते, उसके बाद उस बेटी को आप जला दो पेट्रोल डाल करके, और जब उस बेटी के लिए देश की बेटियां आवाज उठाएं तो उनके परिवार से नहीं मिलने दोगे, कितनी निरंकुशता चलेगी। तो इन चीजों को तो सर ब्रेक करना होगा, क्योंकि रूल ऑफ लॉ गवर्नमेंट का नहीं, रूल ऑफ लॉ ये हमारा संविधान बना, हम भारत के लोग, ये रूल ऑफ लॉ हम लोगों के अनुसार चलेगा, क्योंकि क्रिमिनल हम नहीं है। क्रिमिनल सिस्टम में बैठे लोगों के वजह से जो क्रिमिनल लोग हैं उनका डर नहीं है, और क्रिमिनल वर्क तो आप कर रहे हैं, क्योंकि आपने जिंदा जलाया, उस बेटी को आपने पेट्रोल डाल करके जलाया है। जी शिवा जी, ऐसी ही घटना बलरामपुर में भी एक हो गई, वहाँ भी आधी रात को एक लड़की की जो कुछ दरिंदों द्वारा उसके साथ गैंगरेप किया गया, फिर उसको मार दिया गया, उसको इंजेक्शन लगाए गए और उसके बाद उसकी भी डेड बॉडी पुलिस ने देर रात फूंक दी। तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? सर, ये पुलिस जो डेड बॉडी है वो इसलिए फूंकती है क्योंकि इनको सबूत मिटाने होते हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं जो भी लोग क्राइम करते हैं वो अगर पावरफुल फैमिली से हैं तो पुलिस पूरी तरीके से या तो उनका सपोर्ट करती है या किसी भी केस में न्यूट्रल वर्क नहीं करती, या तो एफआईआर ठीक से दर्ज नहीं होंगे सही सेक्शन में। अगर एफआईआर भी दर्ज हो गए तो चार्जशीट को ये बहुत ही ज्यादा हल्के सेक्शन में चार्जशीट फाइल करते हैं, और बाद में जाकर के ये पहले इनकी स्ट्रैटेजी रहती है कि जैसे भी हो सके जो फैक्ट हैं उनको टेम्पर कर दिया जाए, उनको सबूतों को मिटा दिया जाए। उसके बाद वो केस इतना कमजोर हो जाता है कि कोर्ट में प्रूव करना मुश्किल हो जाता है। तो इस पूरे सिस्टम जो हमारा है ये रिफॉर्म मांगता है, चाहे पुलिस सिस्टम हो, चाहे हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो या पॉलिटिकल सिस्टम हो, कि जब तक ये सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे, ऑनेस्टली वर्क नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि आज की डेट में अगर हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति ईमानदारी से काम कर रहा है तो लोग ऐसे सोचते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है ईमानदारी से काम करना, लेकिन सर सच्चाई यही है कि इस शब्द में बहुत कुछ छुपा हुआ है। जो जहां है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और ईमानदारी से वर्क करे तो निश्चित रूप से बदलाव संभव होगा। क्योंकि अगर पुलिस ऑफिसर, अगर आईएएस ऑफिसर, अगर पॉलिटिशियन वर्क कर रहे हैं तो सर क्या उनकी इतनी सर्वाइविंग का सवाल है कि उनको करप्शन करना पड़े?
लेकिन आपको एक्सेस बहुत पैसा चाहिए, लालची हैं आप लोग, इसलिए आप करप्शन भी करते हैं, चीज़ों को मैनिपुलेट भी करते हैं और उसी के वजह से बदलाव संभव नहीं है, क्योंकि जो लोग क्राइम करते हैं उनको पता है कि पुलिस को पैसे दे करके खरीद लेंगे या चीज़ों को मैनिपुलेट करवा देंगे। तो ये सारी चीज़ों में बदलाव की बहुत आवश्यकता है। सवाल सीमा जी, क्या निर्भया केस की तरह इस केस को भी आप लड़ेंगी यदि उनकी फैमिली आपको कंसेंट देती है तो? क्या इस मामले को भी आप अंजाम तक पहुंचाएंगी? बिल्कुल सर, मैं पूरी तरीके से, अगर उनकी फैमिली कंसर्न देती है, मैं इस केस को लड़ूंगी और मेरी कोशिश ये भी रहेगी कि हाथरस जैसी जगह में जहां पर उनके परिवार को भी धमकाया जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर इतना ठीक नहीं है, तो मैं दिल्ली में ट्रांसफर कराने की कोशिश करूंगी। एक केस मैंने कराया भी है, उन्नाव का केस है, वो बेटी की डॉवरी डेथ का मैटर है, उसको डायरेक्ट सूट कर दिया गया, तो मैंने उस केस को भी ट्रांसफर करा करके मैं दिल्ली में ही उसको 30,000 में ट्रायल उसका स्टार्ट होने वाला है। एक दिल्ली का ही मैटर है, बेटी का गैंग रेप किया जाता है, शादी करके एक बेटी जाती है इतने सपने लेकर के कि उसका जो पति होता है उसका रक्षा करेगा, पति अपने भाई अपने जीजा के साथ मिलकर के उस घर में जो शादी वाला घर है उसमें रेप करता है। FIR दर्ज करा दी मैंने, नरेला का मैटर है ये, लेकिन अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई, क्योंकि उनका कहना है कि शादी वाले परिवार में अगर ऐसे झूठे फॉल्स केस भी हो सकते हैं, ये हमने ऐसा सिस्टम बना रखा है। तो मैं इस केस के लिए भी मैं उनके परिवार से मिलती हूँ, वो लोग परमिशन देंगे, डेफिनेटली मैं लड़ूंगी इस केस को। थैंक यू सर। ये थी सीमा समृद्धि जिन्होंने निर्भया केस को भी अंजाम तक पहुंचाया था। अब ये हाथरस केस में भी जा रही हैं हाथरस और उनके परिवार से मिलेंगे, कंसेंट लेने की कोशिश करेंगे और इस केस को लड़ने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन मनोज के साथ नीरज पांडे, ABP न्यूज, दिल्ली। ABP न्यूज आपको रखे आगे।